हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 24। और इससे पहले मैं 23 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम जिनमें जीके एंड जीएस पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि मैं इसमें जीएस का थ्योरी टॉपिक वाइज सारा कुछ क्रम से करा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है ये कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। तो आर्टिकल 74 से 78 तक। ओके, जो ये आर्टिकल हैं इनसे संबंधित हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रियों के प्रकार। ठीक है, जो सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री, जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री, जो छोटे मंत्रालय संभालते हैं या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, उन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं जो उप मंत्री होते हैं, इनको भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 76 है, इसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76(1) में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 76(2) में कर्तव्य कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देगा। और आर्टिकल 76(3) में महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 76(4) में महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। ध्यान रखेगा किसके अनुसार, तो राष्ट्रपति के अनुसार, ध्यान रखेगा। ओके, महान्यायवादी। नेक्स्ट है महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण और तथ्य भी दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं। यह भारत के पूर्णकालिक वकील नहीं हैं। पद छोड़ने के बाद इन्हें निजी मुकदमे अभ्यास से वंचित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेगा। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, जो सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे थे। वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमन हैं, याद रखिएगा, और यह देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी हैं, R वेंकट रमन। ओके, भारत के महान्यायवादीकर्ता सोलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करते हैं, लेकिन यह एक संवैधानिक पद नहीं है। भारत के वर्तमान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, इनका भी नाम ध्यान रखेगा, जो महान्यायवादी की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक। ओके, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं। सम्राट अशोक लगभग 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे थे। ये इनका ये इनका 304 ईसा पूर्व के लगभग में इनका जन्म हुआ था और 232 ईसा पूर्व तक ये जीवित रहे। मौर्य वंश के तीसरे सबसे महान सम्राट थे ये अशोक, और जिन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये इनकी शासन की अवधि है। जो उनका जीवन था वो क्रूरता से शुरू होकर कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने और धम्म के प्रचार प्रसार में लग गए, जिसके बाद उन्होंने शिलालेख और स्तंभों के माध्यम से शांति और अहिंसा प्रजा कल्याण का संदेश दिया। सम्राट अशोक ने, ओके, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था, राज्याभिषेक 268 और ईसा पूर्व, और मृत्यु 232। ये डेट्स दिए गए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ओके, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख दिए गए हैं। प्रथम शिलालेख जिसमें पशु वध पर प्रतिबंध और उत्सवों में होने वाले समारोह, पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अशोक की रसोई में केवल 2 मोर और 1 हिरन मारा गया था, और जिन्होंने इस प्रथा को भी बंद करा दिया था अशोक ने। ओके,
नेक्स्ट द्वितीय शिलालेख, जिसमें मनुष्य और पशुओं की देख रेख प्रदान करना और दक्षिण भारत के कोल पांडे राज्यों का वर्णन करता है। कौन सा? तो दूसरा शिलालेख। ध्यान रखिएगा, ये अशोक के शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित विषय भी। जो तृतीय शिलालेख है, इसमें ब्राह्मणों के प्रति उदारता थी। और चतुर्थ शिलालेख के माध्यम से यहाँ पर भेरी घोष की जगह इन्होंने धम्म घोष की नीति को अपनाया, तो अशोक ने। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पांचवा शिलालेख, जिसमें दासों की प्रतिनिधित्व पर चिंताएं थी। और छठवां शिलालेख, जिसमें कल्याणकारी उपाय दिए गए थे। सातवां शिलालेख, सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता का अनुरोध। और आठवां शिलालेख, जिसमें अशोक की बोध गया और बौद्ध वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है, आठवीं शिलालेख में। ध्यान रखिएगा। नवा शिलालेख, जिसमें लोकप्रिय समारोह की निंदा करता है और धर्म समारोह पर जोर देता है। कौन सा? तो नवा शिलालेख। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, यह ख्याति और महिमा की इच्छा की निंदा करता है और धर्म की लोकप्रियता पर जोर देता है। कौन सा? तो 10वां शिलालेख। जो 11वां शिलालेख है, इसमें धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और 12वें शिलालेख में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अनुरोध निर्देशित और निर्धारित किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग पर अशोक की विजय का जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में उत्कीर्णित अभिलेखों का वर्णन मिलता है 14वें शिलालेख में। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इधर जियोग्राफी में। ओके, जो राज्यवार बांध है इसके बारे में पिछले क्लासेस में हमने और भी बांध किए थे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है। बंगलेहार बांध ये भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। और रतले जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा। चिनाब रेल पुल ऊंचाई 359 मीटर चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना के पास बनाया गया भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, तो ध्यान रखिएगा चिनाब रेल पुल। किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना सभी झेलम नदी पर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कौन कौन सी नदियों पर स्थित हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इकोनॉमी में बात करने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 74 तक रही थी। उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मॉडल अशोक रुद्र और एलन मात्र मॉडल को अपनाया गया था। लक्ष्य 5.7% था और प्राप्ति कितनी हुई? तो 3.3%। ध्यान रखिएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 में शुरुआत की गई थी और इसकी उपलब्धियां 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय की योजना के दौरान। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1971 में पाक के साथ युद्ध हुआ था और 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी में चलाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की शुरुआत की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय यही है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में स्थायी ऊतक। ओके, मैंने आपसे बोला है पिछली क्लासेस देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्रम से करा रही हूँ। यदि आप पिछली क्लासेस देखोगे तो आपको ये आगे की क्लासेस भी अच्छे से समझ आने वाली हैं। स्थायी ऊतक जड़ें, तना, पत्तियां आदि स्थान होता है इनका। ये कहाँ होते हैं? जड़ें, तना, पत्तियां आदि। आकार गोल, अंडाकार, लंबवत, बहुभुजी, अनियमित। ओके, कोशिका भित्ति पतली मोटी होती है और इनमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। कार्य क्या होता है इनका? तो पादपों में स्थायी ऊतक विभिन्न आवश्यक कार्य करते हैं, जिनमें सहारा, भंडारण, संबंध और सुरक्षा शामिल है। कैवियम, यह जाइलम और फ्लोएम के बीच एक पतली संरचनात्मक परत है। ठीक है, जो कैवियम है, जो अधिकांश संवाहिनी पौधों में नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं और द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट हम ये स्थायी ऊतक का जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लो ये है हरित लवक और ये रिक्तिकाएं हैं इधर, नाभिक और कोशिका भित्ति। ओके, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनगणना, जो स्ट्रेटेजी में है। अधिकतम जनसंख्या
वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आज हम जनसंख्या से संबंधित करेंगे। ओके, फिर लिंगानुपात है, साक्षरता है, आगे थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इसको सीधा सीधा याद ही रखना पड़ता है। तो आप इनको पहले जो अधिकतम जनसंख्या वाले शेष 3 राज्य हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 शेष राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली ध्यान रखिएगा, जो लगभग में। ओके, और नेक्स्ट न्यूनतम जो अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली। और न्यूनतम वाला कौन सा है? तो लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट ये। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और साथ ही आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सारी क्लासेस के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये जो GK है, GK GS है, इसको आप बिना मतलब बार बार रिविज़न किए याद नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप अपना रिवीजन करते रहें। ओके, साथ ही यदि हमसे कोई क्लास में मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।